जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप। मैं ऐसी गलती नहीं कर। तो क्या बीजेपी को अपना दुश्मन मानते हैं? दुश्मन है लोकतंत्र का। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं। बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी रंगों में है, तो क्या वो काले धन को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ सही है। करते क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त है। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का है जो इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आनंद पटेल साहब, जो पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर आनंद पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ में नेपाल से जुड़े हुए हैं डॉक्टर चिरंजीवी भट्टाराई जी, कार्यकारी संयोजक हैं नेपाल वाटर संरक्षण फाउंडेशन नेपाल के। डॉक्टर भट्टाराई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थैंक यू सो मच जी। और हमारे साथ में जुड़े हुए कमलेश सिंह जी, अध्यक्ष हैं उद्घोष फाउंडेशन के, झारखंड से। कमलेश साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी कमलेश साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है। नमस्कार। जी जी नमस्कार। तो अब हम शुरुआत करते हैं जंगल और पर्यावरण से कि आज के दौर में जहां पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी है, और ऐसे वक्त में जब ये हमें पता चले कि सरकारें उस ऑक्सीजन को, उस प्राणवायु को खत्म कर रही हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकारें गंभीर नहीं है एक ऐसे विषय पर, जिस विषय पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। पूरी दुनिया के सामने ऑक्सीजन की किल्लत है, प्राणवायु की किल्लत है। तो ऐसे में क्या है, जरूरी नहीं हो जाता है कि सरकारों को कितना गंभीर होना चाहिए? क्या हमें सिखाने की जरूरत है? वो तो पहले से ही बुद्धिजीवी हैं और इसी विषय पर, तमाम विषयों पर वो अपना वोट लेते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है जीवन का। आनंद पटेल साहब, आपसे मैं चाहता हूं कि क्या सरकार के जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, या पार्टी के जितने नुमाइंदे हैं, वो बुद्धिजीवी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ऐसा कोई विषय आता है जिस विषय पर हमें चर्चा करनी पड़ती है, और वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के, तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए, और हमसे पहले के सरकारों को नहीं सोचना चाहिए, जो हमसे पहले बुद्धिजीवी होने की जो है घोषणा करते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं और हमें वोट दीजिए, हम आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे। तो इसके लिए सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं? आनंद। जी धन्यवाद केशव सर, और बाकी पैनल में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जनों का मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए। और आपने जो बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये जो राजनीति है, राजनीति में अभी बड़ा दिक्कत हो गया है, क्योंकि मुद्दों की राजनीति नहीं रह गई है। लोग क्षेत्रवाद को लेके, धर्म को लेके, पंथ को लेके, समाज को लेके राजनीति कर रहे हैं। जबकि राजनीति का असली मतलब ये है कि यदि आप जनप्रतिनिधि, यदि आप सरकार बनाते हैं, क्योंकि जनता का आप को रिप्रेजेंट आप करते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जनता की आवाज को सुने और राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आप कार्य करें। तो इस तरह की राजनीति जरूरी है। और जैसे अभी कहने का है कि भाई चलिए हम पर्यावरण मित्र हैं और पर्यावरण प्रेमी कहते हैं, तो वैसे तो हमको इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि भाई ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। यदि मैं इंसान होने के नाते मेरे कुछ कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं। तो नेता और ये जो राजनेता लोग हैं, ये इस बात को समझें, क्योंकि इस जिस गद्दी पे आपको बिठाया है, आपको सेवा करने के लिए बिठाया है, आपको सेवा करने के लिए बिठाया है, ना कि इस तरह की राजनीति करने के लिए। क्योंकि इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, जिन पर आपको प्रत्यक्ष रूप से इसमें अपने अच्छे कार्य आपको करना चाहिए,
और जो भी जनहित के मामले हैं उसमें आपको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और उसके हमेशा फेवर में आपको आना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रेमियों का या पर्यावरण मित्रों का भी वोट बैंक है, आप ये समझ लें। यदि धर्म के नाम से आप वोट ले रहे हैं, यदि जाति के नाम से आप वोट ले रहे हैं, या फिर आप किसी मुद्दे के नाम पे वोट ले रहे हैं, तो आप मुद्दों की राजनीति करिए, पर्यावरण का कार्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले भी लोग बहुत हैं। आदरणीय कमलेश जी भी बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ये जो आगाज है बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान का, जो आगाज मतलब प्रणेता हम कह सकते हैं, इन्हीं के माध्यम से इस आंदोलन की जो ज्वाला है पूरे देश में फैली है। तो चूंकि मैं बताना इसलिए उचित समझूंगा क्योंकि शायद पैनल पे कमलेश सर के साथ पहली बार जुड़े हैं, तो उनको भी मैं नमन करता हूं कि इस अभियान को गति दे रहे हैं। आदरणीय भट्टराई जी भी बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, आप नेपाल में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो जी आपकी आवाज सुनेंगे और इन मुद्दों पे आप अपनी राय देंगे, तो हमारे अभियान को हम थोड़ा अच्छे से हम बिल्कुल, हम गति दे डॉक्टर साहब पाएंगे। से ले बिना प्राण वायु के जो है, हम ये समझते हैं कि हमें दीर्घायु नहीं मिल सकती और बिना जल के बल नहीं मिल सकता। जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं आप नेपाल में। पर्यावरण जो दूषित हो रहा है पूरी दुनिया में और जिसका हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, पर्यावरण के लिए हमें सजग हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय डॉक्टर साहब? जी थैंक यू सो मच। हमें जी थ्री थिंग्स को कंसिडर करना पड़ेगा। वी नीड मेनली थ्री थिंग्स। जी One यस is डॉक्टर oxygen, another is water, and food जी to survive as a human being. जी Without यस these three elements, three things, we cannot survive. That comes from the nature. If we don't conserve the nature, then we will not get oxygen, water, and food. Then there would be no human survival. Then this is an issue of human survival. The politicians, whatever you've been talking about, should have been a servants of people, but now they have become the servants of the market, business people, यस and which is which is purely an illusion that cannot support people, and the people whoever have voted them are betrayed from them. So they don't, particularly these type of politicians have not served the people anymore. So it's a tragedy, and it's a betrayal that the leaders whom we support through votes and our give our support during elections have not supported us. Mean even they haven't supported themselves. They are in illusions that with the money whatever comes out of the diamond sale or the forest destruction will not save protect their lives. Look at this, COVID has taught us many lessons. Look Yes. at the oxygen cylinders, how many casualties have taken place in India and Nepal together. Look at that. Without oxygen, if there was enough oxygen, then those most of those lives were saved, would have been saved. So if there are no forest, then you cannot make the oxygen anymore, natural oxygen anymore. You will not get, but we are talking about a forest that is being extracted or destructed for the sake of money, making money through extraction of stones. For me, the diamond is small, a kind of stone. It doesn't, it doesn't have value to me in my life.
But if there is a tree or water or any plants or animals that values me a lot. So this is my perception that the whole the development paradigm or development narrative has gone beyond the humanity. So we condemn this type of development model and an approach. So whatever is being done there, so similar types of activities have taken place in Nepal, so are ongoing. We Yes. have been fighting against those. I can state one example here, that is a project called Nisgad International Airport that has it is being built around um, 8,000 hectares, which covers mostly the dense forest, and it is an integral part of the Charkose Jhadi. You might have heard about it. It stretches through the eastern border of Nepal to western border in the Tarai Plain region. So Yes. it's going to the project itself going to destruct this one. This whole system is being disturbed, and many wildlife, many many life sources of livelihoods would would be disturbed from that. Government is running behind such mad projects. I would call mad projects, and then like I have heard this one, the diamond quarry of the Boxa forest. So um, my solidarity is with you that we should condemn this one, this sort of activities that will not support anymore. I will cite some of the examples of the South, of the African countries where the valuable mines and minerals are there, but those countries and the people are living under poverty and underdevelopment, further marginalization. So all of the extractive activities have taken place for the benefit of the multinational corporations and the businessmen. Uh, this support the politicians, and then they permits such licenses through auctions and of other means of legal holes or loopholes to get them benefited. That's my perception, and then thank you. Yes. यस डॉक्टर चिरंजीवी भट्टाराई, आई विद यू एग्री, बट मेरा क्वेश्चन जो है कमलेश साहब के साथ में है। कमलेश साहब, आपने जो है तमाम चीजें जो जिन विषयों पर बातचीत की है भट्टाराई साहब ने, कि ये एक बड़े स्तर की चीजें हैं जिनको हम लेकर के कि हमारा जीवन बिना जल और बिना वायु के कहीं भी सुरक्षित नहीं, और जो इन्होंने राजनीति से लेकर के जो सामाजिक चीजें जो रखी हुई हैं कि इन विषयों पर जो है चिंतन का भी विषय है और उनके साथ में हम किस तरीके से आ सकते हैं। तो आपका क्या कहना है, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में, डॉक्टर कमलेश साहब? आनंद पटेल साहब, शायद आवाज नहीं आ रही है कमलेश साहब की। मैं आपसे यही क्वेश्चन आपसे करता हूं कि आप राय रखते हैं? देखिए, अभिप्राय इसमें यही है कि जैसे अभी डॉक्टर भट्टराई जी ने बोला कि भाई जैसे ये हमारा देश का डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन इसमें जैसे आप ये बोल रहे हैं कि भाई स्टोन निकालने के लिए यदि आप पूरा फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करेंगे, पूरे फॉरेस्ट या हमारी वन संपदा को पूरा नष्ट करेंगे, तो कोई इससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ आप स्टोन करें, स्टोन को यदि निकालेंगे तो स्टोन का क्या, किसके लिए वैल्यू और उसका क्या वैल्यू है और किसके लिए वैल्यू होगा। जो वैल्यू है हमारी, जो प्राकृतिक संपदाएं हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारे जीने के लिए जरूरी है, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें यही है कि भाई जैसे बता रहे हैं कि भाई सरकार यदि कोई भी यदि इस तरह की पॉलिसी लेके आती है तो उसका पूरा प्रॉपर तरीके से उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। क्योंकि उसका भौतिक मूल्यांकन नहीं है, जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं। अब जैसे यदि हम कोरोना काल में, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि कोरोना काल में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ऑक्सीजन को हम मेडिकल ऑक्सीजन को हम बाहर से बुला रहे हैं,
तो ये मेडिकल ऑक्सीजन भी तो देखिए भाई, कहीं ना कहीं तो नेचर से ही आप ले रहे हैं ना, पानी को डाल के उससे उससे ऑक्सीजन बनाएंगे, या नेचर के किसी ना किसी तत्व को तो आप लेंगे तभी ये ऑक्सीजन बनेगा। तो जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारी धरती के जो लंग्स हैं वो फॉरेस्ट हैं। जैसे कहते हैं ना, एक लंग एक 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 फेफड़ा उससे हमारे बेहतर शरीर ये के। नहीं हो सकता है कि हम पहले से ही सतर्क हो जाएं और पहले से ही जागरूक होकर के अगर इन विषयों पर काम अगर शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में किसी को भी ऑक्सीजन खरीदने की आवश्यकता हो सकती है या फिर जरूरत पड़ सकती है। लेकिन सर मैं आपके इन फ्यूचर। पहले वाले प्रश्न पर फिर से पहुंचूंगा मैं, कि जैसे आपने पहले भी बोला था कि भाई राजनीति का, फिर ये बात वहीं से घूम फिर के वहीं से आएगी कि भाई यदि पॉलिटिशियन जब जो नीति बनाते हैं, उन नीतियों में इस तरह की चीजें होती हैं, प्रॉपर नीतियां यदि बनती हैं, इनकेस जैसे आपने भाई एनजीटी बना दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, आपने हाई कोर्ट बना दिया, इस तरह की संवैधानिक आपने जो बॉडीज बना दी हैं, बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी बना दी हैं, तो क्या यह स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती हैं क्या? क्या सुप्रीम जी। कोर्ट मना नहीं कर सकता है, या क्या हाई कोर्ट किसी स्टेट का मना नहीं कर सकता है? नहीं, यदि कोई डॉक्टर साहब गलत भी चीज। इसी चीज पर वो भी बात करते हैं कि अगर इन चीजों को लेकर के हम जितने जागरूक हैं, उतना ही सरकारें और हमारा पिछला जो सरकारी सिस्टम है वो भी जागरूक होना चाहिए। तो हमें लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारें यदि जागरूक होंगी तो इस तरह की स्थिति कभी निर्मित नहीं होगी। यदि हम दूसरे देशों का उदाहरण भी देखें, चाहे भूटान हमारे नेपाल से लगा है, छोटा सा कंट्री है, उसका जी। यदि आप देखें तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, वहाँ की वर्क कल्चर भी बहुत अच्छी है, और नेचुरल रिसोर्सेज भी देखें तो इतना छोटा सा देश होने के बाद भी इतनी प्रोग्रेस उसने की है, तो हमें हमें तो सीखना चाहिए। इंडिया इतना बड़ा देश हमारा है, आप जापान को देखिए, आप जर्मनी को देखिए, अदर यूरोपियन कंट्रीज को आप देखिए। वहाँ वहाँ जैसे हमारे इंडिया में हम नदी को माँ मानते हैं, भाई दूसरी कंट्री में हम उसको मदर का दर्जा नहीं देते हैं, माँ का दर्जा नहीं देते हैं, तो वहाँ की स्थिति देखिए, और हमारे यहाँ गंगा जी की और यमुना जी की या दूसरी नदियों की स्थिति देखिए। जी एक बिल्कुल। उसको उससे रिलीजन के साथ जुड़ी है, एक रिलीजन के साथ नहीं जुड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं सिविक सेंस या वहाँ की पॉलिसी में कहीं ना कहीं ये चीजों को इंक्लूड किया है, इसीलिए ये चीजें हमको दिख रही हैं। जी। हमारे यहाँ नियम बने हैं, हमारे यहाँ लॉज बने हैं, लेकिन लॉज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इन्फोर्सर्स हैं, इन्फोर्सर्स भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। लॉ बनने से कुछ नहीं होगा जब तक उनका धरातल पर क्रियान्वयन नहीं होगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो ऐसे नियम तो आप रोज बनाएंगे, रोज मिटाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है सर। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। कमलेश साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी कमलेश साहब, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? जी, मेरा यही आपसे सवाल है कि सरकारें क्यों जागरूक नहीं होना चाहती? क्या दूसरों को ही जागरूक करना ध्येय होता है या फिर खुद भी जागरूक होना? देखिए, जब भारतीय संविधान बने थे और किसी की धाराएं जो बनी थी, उन धाराओं पे गौर करेंगे तो वो मात्र शासन करने के लिए ही बनाई गई। जी। जैसे कि आईएफएस की गठन हुई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की गठन हुई थी, तो अंग्रेजों के समय, तो उसके नियमों को आप देखें तो कहीं न कहीं वो शासन करने के लिए बनी हुई थी। भारत एक पौराणिक स्थिति में प्राकृतिक संपदाओं से, औषधियों से भरा हुआ देश है। हमारे देश में आयुर्वेद की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन ये व्यवस्थाएं हमारी सभी चीजों को नष्ट करते जा रही है। आज जो राजनीतिक परिस्थितियां, वो राजनीतिक परिस्थितियां मात्र अपने सुविधाओं के लिए उसका दुरुपयोग कर रही है। जो नियम बन रहे हैं वो केवल व्यवस्था में बैठे हुए लोग, राजनीति में बैठे हुए लोग, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने सुविधा अनुसार नियमों को बना रहे हैं। लेकिन आम जनता की जब बात होती है तो आम जनता के सामने आज भी कटोरे धरा दिए जा रहे हैं, मुफ्त की योजनाओं आगे कर दी जा रही है। अब जैसे हम बक्सवाहा का उदाहरण लेते हैं, बक्सवाहा का हम लोगों को कोई जानकारी नहीं था, लेकिन सोशल साइट्स के माध्यम से, डॉक्टर धर्मेंद्र काटोरना जी के माध्यम से, आनंद पटेल जी के माध्यम से जब हम लोगों के पास ये मैटर पहुंचा तो हम लोगों ने देखा कि बक्सवाहा में लगभग 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं, और वो मात्र इसलिए काटे जाने हैं क्योंकि वहां पे उच्चतम क्वालिटी के हीरे मिलेंगे, और जबकि न हीरे हम खा सकते हैं न उसे हम पी सकते हैं। और पूरी दुनिया की आबादी में अगर हम आकलन करें तो 0.1% लोग ही हीरे का उपयोग करते हैं, और 99.99% लोग
हीरे का नाम भी नहीं जानते हैं, ना उसे खरीदने की औकात रखते हैं। लेकिन ऑक्सीजन ये 100% लोगों को चाहिए, और ये ऑक्सीजन को बर्बाद करने के लिए आनंद पटेल जी ने भी बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, इस कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व सभी समझ गए, सभी जानते हैं क्या है, लेकिन फिर भी हम पर्यावरण की ओर लौट नहीं रहे। और इसका मुख्य कारण है कि आज हमारा जीवन अपने सुख सुविधाओं तक सीमित हो चुका है। हम अपने सृष्टि को कैसे बचाएं, उसके नियम जो बनाते हैं उसका हम पालन कैसे करें, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप उदाहरण स्वरूप आप किसी सड़क की योजना को ले लें। एक सड़क की योजना जब पास होती है कई करोड़ रुपए की, तो उसे किनारे में विभाग के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, पौधारोपण किया जाता है। लेकिन 2 साल के बाद फिर चौड़ीकरण के नाम पे उन्हीं पौधों को काट दिया जाता है। फिर उसके बगल में सड़क के किनारे पौधे लगाए जाते हैं, फिर 2 साल के बाद उसको मरम्मती के नाम पे काट दिया जाता है। तो एक तो राशि का दुरुपयोग हो रहा है, और उसके साथ में सृष्टि का दुरुपयोग हो रहा है, उसे हम नष्ट कर रहे हैं। और कमलेश साहब, आपके सवाल पर ही मैं आता हूं, और मैं बीच में आपको रोकना भी चाहता हूं। डॉक्टर चिरंजीवी साहब, पूरी दुनिया में राजनीति चल रही है और लोकतंत्र से ही सारे देश चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ भी राजनीति से देश चल रहा है, नेपाल में भी राजनीति से देश चल रहा है, श्रीलंका में भी राजनीति से ही देश चल रहा है, लोकतंत्र से सारी दुनिया ही संचालित हो रही है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां की जो राजनीति है वो अलग। वो लोग पर्यावरण के प्रति हमें जीना सिखाते हैं कि आप किस तरीके से आप जागरूक होइए, और वहां के नागरिक भी जागरूक होते हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां के भी नागरिक जागरूक होते हैं, वहां भी लोकतंत्र है। जापान की बात करें तो वहां के भी नागरिक जागरूक होते हैं, वहां भी लोकतंत्र है। अन्य तमाम ऐसे ऐसे हम देश बात कर सकते हैं जहां पर पर्यावरण हो, या फिर अंतरिक्ष की बात हो, या फिर अन्य संसाधनों पर, जो प्राकृतिक संसाधन जिनसे हमें जो है जीवन जीने की शैली मिलती है, उन पर जो है वो बातचीत करते हैं। लेकिन अपने देश में ही ऐसा क्यों है, या उन ऐसे देशों में जहां पर सिर्फ केवल वोट बैंक की राजनीति ही सीमित रह गई है? डॉक्टर चिरंजीवी भट्टाराई जी। Thank you so much for the question. You mentioned about United States of America. You might have, gone through the, activities what Trump has done. Yes. So we cannot, just generalize it as USA or Britain or like that. So they started this sort of destructive development practice, development, this orientation. We have followed it. We being, is being of Eastern society, we have totally left our own traditions and cultures. Dr. Ananda Patel mentioned about नमन करते हैं पहले, माँ, मदर अर्थ बोलते हैं, रिवर्स को माँ बोलते हैं जी। तो where are these values, norms and practices these days in our society, India, Nepal and these areas? The Western values are different, their religions are different, their cultures are different, and the right ways to approach नहीं, मैं बीच में आपको Western रोकना society चाहता is हूँ। different. डॉक्टर चिरंजीवी जी, मैं आपको मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मेरा बीच में सवाल ये है आपसे कि हम अगर विदेशी कल्चर की, अगर उनकी नीतियों की अगर बातें ना करें, और हम सिर्फ केवल इंडिया और नेपाल के संबंधों की बातें करें, वो इसलिए सिर्फ बात करें कि हम कभी एक थे। एक तो हम तब भी थे जब बांग्लादेश साथ में था, एक तो तब भी थे जब पाकिस्तान साथ में था, एक तो हम तब भी थे जब अफगानिस्तान साथ में था। हिंदुस्तान बहुत बड़ा था कभी, जब हिंदुस्तान पूरा हुआ करता था। प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम्स वहां भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी भाषा में उसको अगर माँ बोलते हैं, वो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी ज्यादा समझते हैं। इंडिया, नेपाल, जापान और जितने भी ये कंट्रीज हैं, ये हम बर्मा, म्यांमार वगैरह अगर ले लें, इनसे ज्यादा जिम्मेदारी जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान, वहां के लोग अपनी जिम्मेदारी ज्यादा समझते हैं प्रकृति के प्रति। हम लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्या हमें समझना नहीं चाहिए, या अभी भी नहीं? अब नहीं तो कब? हाँ, अब तो आप ठीक कर रहे हैं, अब नहीं तो कब?
ये जो बोल रहे हैं ये अब नहीं तो कब. If we look at the Western development practice, now we need to take that statement, ab nahi to kab. We are heading towards that practice, and Western models, they have tried to alter the direction. They have tried to go to the natural path. Now we have we have been running after the development, so-called physical infrastructure development madness. So we need to stop here, and the Western friends who've been involved in environment conservation and nature and rights of rebels suggest us that you can contribute in your society, that the Western society has lost many things from the nature. So still you have the chance, opportunities to take back and choose your right alternative development path to conserve the nature, and for the sake of humanity, not for the sake of the this sort of development, or not for the sake of cheap votes of the politicians. This is my perception. प्रेसिडेंट पटेल साहब, आप कितना सहमत हैं डॉक्टर चिरंजीवी साहब से, कि उनके विचारों से आप कितना सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने अपने विचार रखे और उनकी नीतियां और जो है इंडिया नेपाल की जो चीजें उन्होंने बताई, आप कितना सहमत हैं आप इनसे, डॉक्टर चिरंजीवी से? मैं डॉक्टर साहब ने जो काफी अच्छी चीजों पे उन्होंने प्रकाश डाला है, काफी अच्छे पहलू उन्होंने अपना रखा है, पक्ष अच्छा रखा है। तो मैं इनकी ज्यादातर जितनी भी चीजें कही हैं वो उन्होंने एकदम सही बोली हैं, कोई उसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। तो इस तरह की ये जो नीतियां हैं, जैसे आपने बताया, चलिए भाई वेस्टर्न कंट्रीज में यदि हम जाते हैं, पॉलिसी तो यहाँ पर भी बनी है, पॉलिसी वहां पर भी बनी है, वहां भी लोकतंत्र है, कुछ जगह गणराज्य भी है, लोकतंत्र भी है, पॉलिसीज भी वगैरह सब बनी है, आपके लॉज वगैरह भी बने हुए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वह नहीं है। जैसे अभी मेरे ऐसे 1-2 साल पहले पूछा था, भाई स्मार्ट सिटी बन रहा है तो आपकी क्या राय होगी, इसमें क्या इनपुट्स आप देना चाहेंगे, थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। तो मैंने उनको यही कहा था कि भाई सिटी को स्मार्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको सिटीजन को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, आपको सिटीजन को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, सिटीजन को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, तभी हमारा सिटी स्मार्ट होगा। ब्यूटिफिकेशन कर देंगे, बाकी चीजें बना देंगे, लेकिन उसको यूज करने वाला व्यक्ति, उसका सिविक सेंस ही नहीं है। जहां उसको स्पिट करना है वहां वो करेगा, जहां उसको कचरा फैलाना वहां कचरा फैलाएगा। तो जो सिविक सेंस बहुत जरूरी है। तो नीतियां तो हर जगह बनी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन और जो एनफोर्सर्स हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने वाले जो लोग हैं वह भी उदासीन है, उनका भी कोई कर्तव्य नहीं है, उनका भी कोई इस तरह का ध्येय नहीं है कि ये पॉलिसीज वगैरह। लेकिन डॉक्टर चिरंजीवी साहब एक तरफ ये भी कहते हैं कि जहां भारत, जो कभी दुनिया का विश्वगुरु था और आज भी है और हमेशा रहेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम उनके प्रश्न पर आते हैं। उन्होंने कहा कि हम नदियों को मां मानते हैं और हमारी मां किस स्थिति में है, लेकिन वो नदियों को नदी मानते हैं। उनकी नदियां आप देखिए, और हम नदियों को मां मानते हैं, हमारी नदियां आप देखिए। इस पर आपकी क्या राय है? जी पटेल साहब। देखिए, आपने इस प्रश्न का शायद उत्तर मैंने पहले भी दे दिया है कि फिर वहीं इसी के ऊपर फिर से हमारा वो है जाता है, फिर से मेरी बात जाती है कि वहां पर नदियों को माँ नहीं मानते हैं, हमारे भारत में हम नदियों को माँ मानते हैं। क्योंकि जो भारत की संस्कृति है, इसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। और आप यदि देखें तो देखिए क्या है कि फिर से वही है कि यदि वहाँ जो लॉज वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं, जो नियम है, और दूसरा सिविक सेंस भी है, वहाँ का नागरिक भी वहाँ का जागरूक है, उसको मालूम है कि यदि मैं नदी में जो कचरा फेंकूंगा तो उसका असर कहाँ किसको पड़ेगा, उसका इम्पेक्ट किसको पड़ेगा। यदि किसी भी तरह की, क्योंकि बोलते हैं कि भाई वाटर बोर्न डिजीजेस सबसे ज्यादा होती हैं, पानी से जो जनित बीमारियां होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। तो उस वहाँ के नागरिक जिम्मेदार हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि नागरिक वहाँ के जिम्मेदार हैं और उनकी प्रॉपर मतलब अपने आपका ये अर्थ अगर माना जाए
कि सिर्फ संबंध बनाने भर से कुछ नहीं होता, उन संबंधों को निभाने की भी जिम्मेदारी को समझिए। अगर आप बिल्कुल किसी को बिल्कुल माँ सिर्फ बोल देते हैं, बोलने भर से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर माँ बोलने के बाद में आप माँ नहीं भी बोले, लेकिन अगर आप जिम्मेदारियां उठाते हैं तो फिर संबंध बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन अगर संबंध बनाने के बाद में आप जिम्मेदारियां नहीं उठाते हैं तो वो फिर अर्थहीन संबंध माने जाए। लेकिन सर मेरा कहना यह है कि यदि हम किसी चीज को माँ यदि मान रहे हैं, उसको मदर का यदि हम उसको दर्जा दे रहे हैं, तो फिर मदर का यदि दर्जा दे रहे हैं तो फिर हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे हमारे अपनी माँ के प्रति जी, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उस माँ के प्रति क्या हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारियां हैं, तो यह भी तो हमको पता होना जरूरी है ना। खाली मदर कहने से काम थोड़ी चलेगा। कमलेश साहब से सवाल ले लेता हूँ इसी विषय पर। कमलेश साहब। जी बिल्कुल। देखिए जी, आदिकाल से ही कमलेश साहब, भारत आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। आदिकाल से ही हम अगर हम गौर जी, करें तो मैंने आज अपने अन्य डिबेट में भी मैंने क्वेश्चन उठाया था कि जहां देश कि हम तिरंगे को लेकर के चलते हैं तो तिरंगे के 2 रंग भरने की जिम्मेदारी जो है देश के बाकी लोगों ने ले रखी है, पार्टियों ने ले रखी है और अन्य तमाम संगठन उन्होंने ले रखी है। लेकिन तिरंगे का एक तीसरा रंग भी है, एक तीसरा स्वरूप भी है, हरा रंग, हरियाली का जो प्रतीक है। क्या वो सिर्फ समाज सेवियों की जिम्मेदारी है या पूरे देश की जिम्मेदारी है उस हरे रंग को भरने की? डॉक्टर कमलेश साहब। कोई बात नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे लोकतंत्र के चारों स्तंभों को ले या आम नागरिक के लिए, ये जिम्मेदारी सभी की बनती है। भारत के नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि हो या चारों स्तंभों में से किसी कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक स्तंभ अगर कोई गलती करता हो तो उस पे आवाज उठाए। लेकिन हमारे यहाँ, मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारे यहाँ आईपीसीसी की जो धाराएं बनी है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। नहीं, मैं फिर आपसे क्वेश्चन आपसे आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि तिरंगे में 3 रंग हैं, एक तो केसरिया है, दूसरा सफेद है और तीसरा हरा रंग है। केसरिया जो हम कहीं ना कहीं बलिदान का प्रतीक मानते हैं और जो है सफेद जो श्वेत रंग है वो शांति का प्रतीक है। हम कहीं ना कहीं कुर्बानियां चाहे सही या गलत देकर के हम एक पहला रंग भर रहे हैं, शांति की हम हर रोज बात कर रहे हैं और उस पर दूसरा रंग भी भर रहा है। लेकिन तीसरा जो हरा रंग है वो क्या सिर्फ केवल किसी धर्म विशेष का आप रह जाएंगे या फिर हरियाली की बात हम करेंगे और उसको भरने का प्रयास किया जाएगा? अगर बक्सोहा का जंगल कटता है तो कहीं ना कहीं तिरंगा आहत होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरी बात जी, कि जब प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य निभाने की जब बारी आती है, आप देखें भारत गांव का देश है। आपको 76% लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन विकास की बात होती है तो मात्र 24% एरियाज में होते हैं। बड़ी बड़ी मॉलें बनती है, सड़कें बनती है, लेकिन आज भी गांव में विकास नहीं होता। गांव के लोग जो किसान है या आम नागरिक है अपने जीवन संघर्ष में ही बिताते हैं। लेकिन आज भी अगर जंगल की हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण की बात करें, तो उन्हीं गांवों में बची हुई है। शहरों में तो काट कर बिल्डिंगें बना दी गई है। हरियाली आज है कहाँ? हरियाली गांव में है। मैं एक उदाहरण स्वरूप देता हूँ। मैंने एक फॉरेस्ट पे मैंने काम किया था। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैंने एक, हमारे यहाँ एशिया महादेश का सबसे बड़ा लॉ फार्म है, 421 एकड़ में लगभग 2.25 लाख पेड़ थे, पलाश के पेड़, और बड़ी बड़ी आहरें थी। वो आई एनर्जी के टेक्निकल गाइडेंस में उसका लाख का उत्पादन होता था, हजारों लोग उसमें रोजगार मिलता था। लेकिन 1991 में वन विभाग ने आई एनर्जी को टेक्निकल गाइडेंस को लेने से अलग कर दिया गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि रोजगार वहां बंद हो गया। और 2013 में मैंने उस फॉरेस्ट की जब जनगणना की थी तो मात्र 35,000 पेड़ बचे हुए थे। उस समय ग्रामीणों को एकत्रित करके उस फॉरेस्ट को बचाने का काम हम लोगों ने जब शुरू किया तो 2017 में लगभग 1,10,000 पेड़ों को हमने संरक्षित किया। और लेकिन 2017 में वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको फिर हैंडओवर अपने पास ले लेता है। आज फिर वही पुरानी स्थिति में लौट रहा है। और जबकि उसका संरक्षण करने के लिए गांव वाले आज भी तैयार हैं, इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आंदोलन जब करते हैं तो वहां पे जो संरक्षण करने वाले लोग हैं, जो माफियाज हैं,
या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हो या जिला प्रशासन के लोग हो, उन ग्रामीणों पे फर्जी केस कर रहे हैं। तो कैसे लोग जागरूक नहीं? जागरूक आज भी है, लेकिन जो प्रशासन है, जो डॉक्टर सरकार है, चिरंजीवी भट्टाराई जी, जो व्यवस्था है, मैं उसको डॉक्टर रोकती साहब है। से एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके बाकी तुरंत जी मैं तुरंत आपके पास आता हूं। डॉक्टर चिरंजीवी भट्टाराई जी, अंतिम जो राजा थे नेपाल के वो ज्ञानेंद्र थे, और उसके बाद में लोगों ने कहा कि राजतंत्र की बजाय हमारे देश में लोकतंत्र आना चाहिए, शायद हम बेहतर बन सके, शायद हम बेहतर हो सके, शायद कुछ इस देश का बेहतर निर्माण हो सके। और लोकतंत्र आया भी। हालांकि देश इस चीज को देख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र आया और किस तरीके से आज राजतंत्र की भी मांग कहीं ना कहीं हो रही है कि नहीं, फिर राजाओं का शासन होना चाहिए, हमारा शासक ही बेहतर था। तो हम इन विषयों पर ना जाकर के हम सिर्फ इतना आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब ज्ञानेंद्र थे और या ज्ञानेंद्र जिस समय शासक थे, उससे पहले क्या प्राकृतिक संपदाओं को आहत किया गया, या उसके बाद में जिस समय लोकतंत्र वहां पर लागू किया गया, उसके बाद प्राकृतिक संपदाओं को चोट पहुंचाई गई? डॉक्टर चिरंजीवी भट्टाराई साहब। You mentioned about the monarchy. It isn't, it is not related with the whether it was monarchy or the republic, because the whole trend is, it started during the monarchy. There were some significant conservation efforts under the monarchy, monarchy rule, under the kingship also, and then now also there are some like protected areas management and community forest conservation is unique in Nepal. So we have done that, and that is started during the monarchy period, during monarchs. It doesn't, so the trends are the similar, faces maybe, the politicians face or rulers face may be different, but the whole thinking thought process is orientation, development orientation is same. So we cannot, differentiate from one to another. These trends are ongoing, and we cannot, look at the people, politicians or the rulers, particularly those who were positive to, शायद आपकी वॉइस towards आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है, इसको लेकर के जो है सभी लोग सुन नहीं पा रहे हैं। okay. और मैं एक सवाल और आपसे करना चाह रहा हूं कि जो हमारे कंट्री में आपको पता है कि बक्सवा के जंगल पर हम आज कल पूरा डिबेट भी छिड़ा हुआ है, टीवी चैनल हो या फिर मीडिया हो या फिर साहित्यकार हो या फिर देश के पत्रकार हो या फिर समाज सेवी हो या फिर राजनेता हो या फिर देश के प्रतिनिधि हो। घंटे जी, देश के चाहे साहित्यकार हो या फिर पत्रकार हो, और सभी एकजुट हैं। तो डॉक्टर साहब, बक्सवा के जंगल पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो है अभी नहीं जागी हुई है, क्या इसको समय रहते जागना नहीं चाहिए? हमें क्या इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई कि अभी हम आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं, हम चेतावनी भी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्यों? क्या सरकार को इससे पहले नहीं जागना चाहिए? जो अभी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही, जो स्थितियां चल रही, उनसे क्या सबक नहीं लेना चाहिए? सरकार को तो जाग जाना चाहिए। जो अपनी कुछ चीजें उन्होंने गलतियां की हैं, उनमें सुधार उनको करना चाहिए। Is that question to me? Hello? Yes, Yes? yes, yes, yes. Okay. Government should, if you look at the proposal and AIA study and other documents, project documents, that states that there would be compensatory afforestation program. That is an illusion. Look at the natural forest. If you look at the natural forest and the planted forest, artificial planted forest, in any way that the planted forest cannot compensate the natural forest. So that is the major thing, and then you will find the sketches, drawings of the planted forest in attack. You
you can see the government and the proponent will come with attractive डॉक्टर sketches चिरंजीवी and साहब, drawings. मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूं क्योंकि आपकी आवाज जो है, आपकी वॉइस आपकी क्लियर नहीं हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, और शायद अभी आ जाए। आवाज आपकी साफ नहीं बिल्कुल पहुंच रही है, और जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं जी, आनंद पटेल साहब, आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, डॉक्टर चिरंजीवी साहब की आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो सरकारें हैं उन तक आवाज क्यों नहीं आखिर गूंज रही है? क्या उन तक पहुंच नहीं पा रही, या फिर वो पहुंचाना ही नहीं चाह रहे, या फिर देश को बताना नहीं चाह रहे कि हम तक आवाज नहीं पहुंच रही, या फिर वो किस चीज सर का इंतजार कर रहे हैं? सर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जब आवाजें आपकी नाइजीरिया से आने लगी हैं, जब आवाजें यूके से आने लगी हैं, जब राजस्थान का बिश्नोई समाज प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकता है, तो यह आवाज तो जनता जी की जो आवाज है सरकार तक तो पहुंच रही है, बराबर आवाज जा रही है, लेकिन प्रतिक्रिया अभी कुछ नहीं मिल रही है। तो ये प्रतिक्रिया यह है कि अभी जन जन का यह आंदोलन बनेगा, थोड़ा सा सरकार के ऊपर प्रेशर जाएगा, क्योंकि यह सरकार की उदासीनता है। उनको लग रहा है कि ये आसानी से सब ये सही हो जाएगा, सारे लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। जब धरती माँ की सेवा में यदि हम निकल गए हैं और हमारा कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है, आदरणीय कमलेश सिंह सर, इस तरह से हमारे बड़े बड़े काफी लोग हैं, ये हजारों लोगों के बराबर है, कोई एक एक व्यक्ति नहीं है ये। ऐसे हमारे पूरे राज्यों से हमको समर्थन मिल रहा है, दूसरे अदर कंट्रीज से भी मिल रहा है। तो सरकार को तो जागना होगा, सरकार को सब पता है। मीडिया एडवोकेसी हो रही है, ट्विटर ट्रेंडिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे सारी चीजें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, तो सरकार के कानों तक क्यों बात नहीं पहुंचेगी? यह उदासीनता है। सरकार का जी सिर्फ इसमें लालच है कि सरकार को 1500 करोड़ का राजस्व हर साल मध्य प्रदेश सरकार को मिलना है, तो इसीलिए उनको इससे जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर भट्टराई सर ने भी बहुत अच्छी चीज बोली थी कि भाई देखिए, ये नेचुरल फॉरेस्ट है, इसको बनाने में हजारों साल लगते हैं, इसको बनने में हजारों साल लगते हैं। तो आप यदि कंपनसेटरी फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन यदि करते हैं वहां पर, यदि आप एक एक प्राकृतिक जंगल की जगह आप एक हमारा खुद का लगाया हुआ जंगल यदि हम निर्मित करते हैं, तो उस जंगल की तुलना आप नेचुरल फॉरेस्ट से कभी नहीं कर सकते हैं। इस कंपनसेटरी फॉरेस्ट की तुलना नेचुरल फॉरेस्ट से कभी नहीं कर सकते हैं। उसमें इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वहाँ का पूरा ये जो क्लाइमेट है पूरा पूरा उसको मैनेज किया हुआ है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि अभी एक छतरपुर का जो महाराजा कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर का एक रिसर्च आया है कि इन जंगलों में, इन जो बक्सवाहा का जो एरिया है, चूंकि मेरा घुमा हुआ एरिया है बहुत पहले, तो इसमें लगभग 22,000 साल से पुराने जो वॉल पेंटिंग्स हैं, शैल चित्र हैं, वहां पर मौजूद हैं वहां पर। तो एक तरफ तो यूनेस्को बोलती है भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग, इनके क्या क्या रोल है भाई? इनकी तो इसी तरह की जो प्राकृतिक हमारी विरासतें हैं, हमारे प्राकृतिक इस तरह की चीजें हैं, इनको संरक्षित करने का है, लेकिन अभी तक किसी किसी की आवाज नहीं उठी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम भोपाल राजधानी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भारतीय वन प्रबंध संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एशिया में एक ही है। इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट को मैनेज करने वाले बैठे हैं, किसी का आज तक स्टेटमेंट नहीं आया है भाई। तो ये किसके किसके कंट्रोल से चल रहे हैं ये लोग? किसके कंट्रोल से चल रहे हैं? जबकि इनको आवाज देना चाहिए कि भाई जंगल, यदि जंगल का विनाश हो रहा है, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट होके, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट होके, जैसे कहते हैं ना कि इंडिया में जितने टाइगर टाइगर नहीं है उससे ज्यादा उसके एक्सपर्ट्स हैं, आप बताइए, आप टाइगर जितने नहीं है उससे ज्यादा एक्सपर्ट है जी यहाँ पर। तो मतलब मैं इसी से कनेक्ट करूंगा एक्सपर्ट। कि भाई जब जी एक्सपर्ट जब बैठे हुए हैं, तो फिर
ये आपके स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? आप लिखिए ना आप कि ये गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। हीरा सिर्फ विलासता की वस्तु है, इसका क्या करेंगे? सिंह सर ने भी यही बोला था भाई, हीरे हीरे से ना आप अपना मैं एक सवाल कमलेश साहब से ले लेता हूँ जल्दी, और समय भी हो चला है। कमलेश साहब से मैं एक सवाल जो है ले लेता हूँ साथ के साथ ही। कमलेश साहब, जी दिल्ली की सरकार कितना बेहतर काम कर रही है। आवाज पहुंच रही है हमारी कमलेश साहब आप तक? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी कमलेश साहब, जी बोलिए। दिल्ली की सरकार कितना बेहतर काम कर रही है, घर घर दारू पहुंचा रही है। आप एक फोन करिए, आप एक फोन कीजिए और आपके घर दारू पहुंच जाएगी। ये आप 10 बजे रात दिल्ली में की आप फोन कीजिए, सरकार आपके घर में आपके बोतल पहुंच जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लेट नहीं होगा। बिल्कुल 10 मिनट 30 मिनट के अंदर बिल्कुल। पिज्जा, 10 मिनट के अंदर दारू। कितना बेहतर काम ये है, आज ये के जरूरी है ये सरकारों के ये लिए। आज के ये आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और अर्थव्यवस्था की नींव भी है। सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व जी, मादक पदार्थों से ही मिलती है, या फिर सिगरेट हो या गुटखा हो या फिर शराब हो। अर्थव्यवस्था जरूरी है, जीवन व्यवस्था। कमलेश साहब, मैं टोकना सरकार चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था पे चलती जरूरी है। है, जीवन व्यवस्था। जीवन व्यवस्था हम नागरिकों के लिए अर्थव्यवस्था जरूरी से है, जीवन लेकिन तो नहीं चलता। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था का क्या मूल्य मैं है? वही मेरा जवाब भी वही मिल रहा है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की जरूरत है, जी हम मानवों को जीवन की जरूरत है। और जी, सरकार वही काम करती है जिससे अर्थ की व्यवस्था होती है। मानव जीवन उनके लिए कोई अर्थ महत्व की नहीं व्यवस्था रखता होती है। है, चाहे सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधियों को हो या फिर न्यायपालिका में बैठे लोगों को हो या कार्यपालिका में बैठे लोगों को हो। उन लोगों को मानव जीवन से कोई महत्व नहीं है, उनको अपनी सुविधा से मतलब है। पैसे की उगाही कहाँ से होगी, सरकार कैसे चलेगी, उसकी चिंता मात्र उन लोगों को है। मैं स्पष्ट बोलता हूं कि आज बक्सवाहा जंगल जो 2.25 लाख पेड़ वहां जो कटेंगे, उससे एक पेड़ स्वस्थ पेड़ अगर रहता है तो 230 लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन मिलता है, और उसके माध्यम से 7 मानवों का जीवन चलता है। अगर हम पूरे जंगल की जी बात करें तो 5 करोड़ 29 लाख लीटर प्रतिदिन ऑक्सीजन हम लोगों को मिल रहा है, और जिससे 75 लाख से ज्यादा लोगों को प्रतिदिन उसके माध्यम से जीवित है। उसके 2.25 लाख पेड़ पर आश्रित है। और जबकि मध्य प्रदेश की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 7 करोड़ 40 लाख के आसपास है। मतलब कि 10% से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन उस जंगल से मिल रहा है। हमें ये समझना होगा। आप उसके शैलकृतियां को ले लीजिए, उसके नदी नालों को ले लीजिए, उसके औषधीय वृक्षों को ले लीजिए, वहां के आदिवासी और अन्य परिवार जो रह रहे हैं, वहां पे जीविका जो चला रहे हैं, उनकी जीविका को आप देख जी लीजिए, वो कहाँ जाएंगे। जी। ऐसा जंगलों का निर्माण, कमलेश ऐसा साहब, बक्सवाहा अब जंगल, डिबेट के जी जी बिल्कुल, डिबेट अब ऐसा दूसरा डिबेट अब खत्म हो बक्सवाहा रहा है। जंगल हम लाख कोशिश कर ले, सरकारें कोशिश कर ले, हम आदमी कोशिश कर ले, आम नागरिक कोशिश कर ले, तो दूसरा बक्सवाहा जी जंगल नहीं बन सकता है। मैं जी। स्पष्ट रूप से कहता प्रेस हूं उस कॉन्फ्रेंस में बक्सवा जो आपने जिस तरीके से बात रखी आनंद पटेल साहब ने, और जो हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे डॉक्टर चिरंजीवी भट्टाराई जी, जो हमारे नेपाल से जुड़े हुए थे, और जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के एक्सपर्ट भी हैं, और उन्होंने तमाम चीजों पर जो है, तमाम मुद्दों पर जो है उन्होंने बेबाकी से राय रखी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझाया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समझाया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण के मूल्यों को भी समझाया, और साथ ही कमलेश साहब ने भी कहीं ना कहीं देश और विदेश के मूल्यों को उन्होंने समझाया, और पर्यावरण के मूल्यों को भी समझाया कि हमें जीवन में किस तरीके से लेना चाहिए। जीवन में प्रकृति लागू केशव करती है। तो केशव जी, आप मेरा आपके केशव जी, जी मैं आपके जी चैनल के माध्यम से मैं देश के तमाम नागरिकों को मैं अनुरोध करता हूं, एकदम हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए आगे आए, और 5 जून को एक नई मुहिम उसके लिए खड़ी करें कि आने वाले समय में सरकार हो या व्यवस्था हो, बक्सवाहा ही नहीं किसी भी जंगल को काटने से पहले 1 लाख बार सोचे। अगर जंगल है तो मानव जीवन है, अगर जंगल नहीं है तो हम मानव जीवन हो या पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, किसी का भी जीवन का कोई मोल नहीं है।
जी बिल्कुल कमले साहब, इस चीज का देश ध्यान रखेगा और कहीं ना कहीं जो आपने मैसेज दिया हुआ है उसका बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जितने भी आगे और देखेंगे वो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि कम से कम अगर बक्सवा का जंगल जो है काटने जैसी स्थिति आती है तो उससे पहले लाखों पेड़ लगने भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दीपक भी जलना चाहिए और इस लड़ाई मुहिम में आगे आना भी चाहिए। तो आनंद पटेल साहब, आपका एक बार फिर से आभार और एक बार फिर से शुक्रिया, क्योंकि आप बहुत बहुत बार बार धन्यवाद सर। पर्यावरण पर बेबाकी से राह रखते हैं और एक नई चीज आप बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एटीवी चैनल का और केशव सर का भी। जी डॉक्टर हमारी चिरंजीवी भट्टाराई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नेपाल से जुड़े और आपने बहुत बेबाकी से हमारी आपने भी राय रखी और जिन चीजों को आपने जिन तथ्यों को समझाया। जी हमारी हमारी भी ऐक्यबद्धता रहेगी, सॉलिडारिटी रहेगी बक्सवा की फॉरेस्ट बचाने के लिए। जो काम करना पड़ेगा यहाँ से हमारी मोरल सपोर्ट रहेगी, और कुछ कोई सपोर्ट चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। यहाँ नेपाल में भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो एयरपोर्ट के अगेंस्ट में हमें ये स्टे ऑर्डर मिला है, अभी हमने रोक दिए हैं। वो वहाँ जो हमारे यहाँ तो करीब 10 करोड़ के आसपास ट्रीज वगैरह काटने की जो योजना थी वो हमने रोक रखे हैं। अभी ये केस सब जुडिस है, इंडिया में भी कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट के लिए वो हम लोग ये व्यापार के लिए फॉरेस्ट की और नेचर की सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ये पीपल पहले पीपल का जीवन बचाए, उनकी लाइवलीहुड बचाए, बाद में ये व्यापारियों का जो नाफा नुकसान की बात होती है वो पीछे सोचेंगे। थैंक यू सो मच बिल्कुल, फॉर हम पर्यावरण पर जब भी बात करेंगे और जी बिल्कुल भट्टाराई साहब, जब भी हम पर्यावरण की बात करेंगे तो हम नेपाल से आपको प्रतिनिधि बतौर हमेशा आपको आमंत्रित करेंगे कि आप डिबेट में जुड़ें और हमारे दर्शकों को और पूरी दुनिया को आप कोई ना कोई आप बेहतर मैसेज दें और इससे भी बेहतर मैसेज दें। कमलेश साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने जिस तरीके से आपने बेबाकी से बात रखी और आपने जो मैसेज जो दिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस डिबेट में बस इतना ही, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद सर। थैंक यू। थैंक यू। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर इश्क पंडित।